जय श्री महाकाल बच्चों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का अगला पाठ चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है ना। हम एनसीईआरटी क्लास 10th के पूरे पाठों के इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जिनमें आज हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण। सबसे पहले समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या कहलाता है। ठीक है ना। आपने द्विघात बहुपद पढ़े, क्या पढ़े पिछली क्लास में या पिछले पाठ में आपने द्विघात बहुपद पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है ना। तो कोई समीकरण, द्विघात समीकरण की परिभाषा है, कोई समीकरण px बराबर 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है जब px बहुपद की घात 2। ठीक है ना। तो वह कौन सा समीकरण कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है यदि किसी बहुपद की अधिकतम घात 2 है और उसके बराबर में 0 लिखा, तो वह कौन सा समीकरण कहलाएगा? द्विघात समीकरण। चलो देखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है। अपन देखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है ना। यदि प्रश्न पूछ लें कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तो आपको क्या लिखना है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है। जहां a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर a आपको 0 नहीं होना चाहिए और कोई भी संख्या हो। ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है ना। द्विघात समीकरण से रिलेटेड और भी तथ्य देखते हैं अपन। सर्वप्रथम क्या है? बेबीलोन वासियों ने द्विघात समीकरण का प्रयोग किया। यदि कोई पूछ ले कि सबसे पहले द्विघात समीकरण का प्रयोग किसने किया, तो आपको क्या बोलना है? बेबीलोन वासियों ने सर्वप्रथम द्विघात समीकरणों का प्रयोग किया है। यदि कोई प्रश्न पूछे कि द्विघात समीकरणों का सबसे पहले उपयोग या प्रयोग या हल कुछ भी किसने किया, तो आप क्या बताओगे? बेबीलोन वासियों ने सबसे पहले द्विघात समीकरणों का प्रयोग किया। ठीक है ना। और क्या है? श्रीधराचार्य जी ने भी द्विघात समीकरण को हल करने का एक सूत्र बताया, जिसका अध्ययन हम अभी करेंगे। ठीक है ना। और देखते हैं पॉइंट और, बस आप तो ध्यान से समझते रहो। ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने के तरीके बताए हैं। ठीक है ना। ब्रह्मगुप्त ने भी क्या? द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके बताए हैं। ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया। सबसे महत्वपूर्ण है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं और क्या हल कहलाता है। ठीक है ना। चलो देखो, x बराबर अल्फा, क्या बोलेंगे? x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण क्या है? व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक हल या क्या? शून्यक, या क्या बोल सकते? मूल। ठीक है ना। क्या बोलते? x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक हल शून्यक या मूल कहलाता है। मूल कहलाता है यदि x बराबर अल्फा समीकरण को, क्या बोलेंगे? x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे।
संतुष्ट करे। ठीक है ना। तो x बराबर अल्फा क्या कहलाता है, इस द्विघात समीकरण का एक मूल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते जैसे, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए समझते अपन 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात करो। समझते हैं कैसे मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, बहुत सरल होते हैं जी। गुणनखंड विधि से करेंगे। किस विधि से करेंगे? गुणनखंड विधि से। चलो सबसे पहले लिख लो अपन 2x² माइनस 5x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, आपको x वाला पद देख लेना। x का गुणांक क्या है? -5। क्या है? -5। और इनका कर लो गुणा, 3 दूनी 6x²। तो अब क्या करोगे, -5x को ऐसे बदलो कि गुणा करें तो 6x² आए और जोड़ें या घटाएं तो कितना आए? 5x आए। तो क्या होगा? 2 3 6। चलो देखते, 2x² माइनस के 2x और प्लस वो माइनस के 2x और माइनस के ही 3x आएंगे, क्योंकि -3x और -2x मिलकर क्या हो जाएंगे? -5x और प्लस के 3 बराबर 0। अब देख लो इधर 2 3 6x² आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा? 2x कॉमन आ गया, तो क्या बचा? x - 1। यहाँ पर क्या? -3 कॉमन आ जाएंगे, तो क्या बचेगा? x - 1 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बताओ ना। x - 1 कॉमन आ रहा है। क्या बचा? 2x - 3 बराबर 0। तो ये क्या हो गए? इसके गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड। लेकिन वह क्या बोल रहा है? मूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मूल ज्ञात करने के लिए आपको इनको क्या 0 के बराबर अलग अलग मानकर सॉल्व करेंगे। x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएंगे? 1, तथा 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितने आ जाएंगे? 3। तो x बराबर 3/2। अतः x के या इस द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हो गए? अतः मूल कौन कौन से हैं? मूल x बराबर 1 व 3/2 है। और हमने क्या बोला था कि x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का एक मूल कहलाएगा यदि इसे संतुष्ट करेगा। x बराबर 1 यहाँ पर रखने से x दोनों ओर संतुष्ट कर लेगा, मतलब 0 0 आ जाएगा। इसलिए आपके मूल क्या है? x बराबर 1 और 3/2। तो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको कि गुणनखंडों द्वारा हम द्विघात समीकरणों के हल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं द्विघाती सूत्र। क्या पढ़ते हैं? द्विघाती सूत्र, मतलब द्विघात समीकरणों को हम सूत्र विधि के माध्यम से कैसे हल करते हैं। चलो ये देखते हैं। ठीक है ना, क्या देखेंगे? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, ठीक है ना। कौन? एक श्रीधराचार्य नाम के गणितज्ञ हुए, उन्होंने दिया था। श्रीधराचार्य जी ने दिया था, जिसके माध्यम से हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। चलो देखते हैं कौन सा सूत्र होता है। यदि द्विघात समीकरण क्या होता? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अभी बताया ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तब। ठीक है, इसके मूल निकालने का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट के b² - 4ac अपॉन 2a। कोई दिक्कत आई समीकरण में? नहीं आई ना। जहां क्या है, जहां एक चीज ध्यान रखनी है, मूल कब निकलेंगे? जब b² - 4ac बड़ा होना चाहिए। कैसे? 0 से। बराबर भी हो तब भी मूल निकल आते। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका द्विघात समीकरण दिया है उसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करके a b c के मान निकाल लेना है और वह मान आपको इस फॉर्मूला में रख देना है, जिससे आपका क्या होगा?
द्विघात समीकरण के मूल निकल आएंगे। ठीक है ना, एक बार और इधर समझेंगे। मूल ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण की दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण कौन सा होता है व्यापक समीकरण? ax² + bx + c = 0 से करते हैं। ठीक है ना, तुलना करके हम क्या करते हैं, abc के मान निकाल लेते हैं और वह इस फॉर्मूला में रख देते हैं, जिससे हमें x के मान आ जाते हैं। ठीक है ना, चलो अब हम जो मूल ज्ञात करते हैं उनकी प्रकृति समझते हैं कि उनकी प्रकृति कैसी होती है। सबसे पहले देखेंगे हम एक द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0 के मूलों की प्रकृति का पता लगाने के लिए विविक्तर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? विविक्तर ज्ञात करते हैं। और आप ध्यान से देखना, ये प्रश्न या ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको एनसीईआरटी क्लास 10th के माध्यम से मतलब बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी तो है ही, साथ में आपको कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। चलो देखते विविक्तर क्या कहलाता है। विविक्तर इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अब देखते हैं अपन कि एक द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति कैसी होती है। चलो देखते हैं, एक द्विघात समीकरण में समझते ध्यान से, यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से, तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक। यदि d का मान विविक्तर का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक। दूसरी चीज समझेंगे, यदि b² - 4ac छोटा है 0 से, तो समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं? काल्पनिक। क्या बोल सकते हैं अपन कि वास्तविक नहीं होते हैं। वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे? काल्पनिक। ठीक है, यदि d का मान 0 से छोटा हो और यदि b² - 4ac बराबर है 0 के, तो ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, वास्तविक मूल मतलब बराबर है, यदि b² - 4ac बराबर 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक एवं बराबर होंगे। मतलब वास्तविक तो होंगे ही, साथ में क्या होंगे? बराबर भी होते हैं। अच्छे से समझ में मूलों की प्रकृति आ गई ना आपको। यदि d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होते हैं, यदि d का मान 0 से छोटा है तो क्या मूल काल्पनिक होते हैं, यदि d का मान क्या बोलेंगे, बराबर है कह के 0 के, तो मूल वास्तविक एवं बराबर होते हैं। ठीक है ना, चलो हम मूलों की प्रकृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझना, यदि विविक्तर का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब 0 से छोटा होगा ना, है, तो मूल काल्पनिक होंगे।
तथा यदि विविक्तर का मान कैसा है, धनात्मक है, कैसा है, धनात्मक, धनात्मक मतलब 0 से अधिक, धनात्मक है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है। तथा तीसरे नंबर पर याद रखेंगे, यदि विविक्तर का मान 0 है तो मूल बराबर एवं कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो आपको द्विघात समीकरण से संबंधित पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और इसी पर आधारित पूरे प्रश्न आएंगे, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। चलो ठीक है।